गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है सभी का करंट अफेयर की डेली क्लास में, जिसमें हम बात करते हैं बेहतरीन करंट अफेयर्स के बारे में। आज के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उन पे हम डिस्कशन करेंगे। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई सीटेट रिजल्ट के लिए। जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है, वेरी गुड लक उनके लिए। आगे आने वाले फ्यूचर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन को अपना बूस्ट करें, तैयारी को अच्छा करें। जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए, निराश ना हो और मेहनत करें और बेहतर देने की कोशिश करें और आगे बढ़े। रिजल्ट आपका एक दिन का रिजल्ट आपको डिफाइन नहीं करता है, आपकी मेहनत को जो डिफाइन करेगा वो आपके आने वाली सक्सेस डिफाइन कर पाएगी, आपका आज का रिजल्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, निराश ना हो, आशा बनाए रखें और बेहतर करने की कोशिश करें। बाकी अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया डू लाइक द वीडियो। और बात करते हैं आज का हमारा जो पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं हम। तो पहला आज का हमारा क्वेश्चन है टी राजा कुमार। टी राजा कुमार। तो टी राजा कुमार ये कौन है? इनको अध्यक्ष बनाया गया है। किस चीज का अध्यक्ष बनाया गया है? ये जो टी राजा कुमार आपके व्यक्ति हैं, इनका मैंने नाम लिखा है यहाँ पे, इनको अध्यक्ष बनाया गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है फाइनेंशियल टास्क फोर्स। जो आपका भारत में फाइनेंशियल टास्क फोर्स की नियुक्ति की गई, बनाया गया है, तो उसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, हेड बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं आपके टी राजा कुमार। ठीक है, इसके बाद अगर हम फुल फॉर्म लिख देते हैं तो लिखना पड़ेगा हमें FATF भी बोल देते हैं, फाइनेंशियल टास्क फोर्स। फाइनेंशियल का मतलब FA से मतलब फाइनेंशियल ही हो जाता है, बाकी टास्क फोर्स आपका आगे पूरा हो गया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं। और इनकी नियुक्ति जो है वो कितने साल के लिए की गई है? इनकी जो नियुक्ति है वो 2 ईयर्स के लिए की गई है, जो कि 1 जुलाई से चालू होगी। 1 जुलाई से, जो आने वाला आपका इस साल का जुलाई का महीना है, वहां से चालू हो जाएगी। ठीक है, बाकी सी राजा फिर वरिष्ठ सलाहकार हैं, जो 1 जनवरी 2015 से सिंगापुर में जो आपका होता है टास्क फोर्स, वहां पे जिसको STF बोला जाता है, स्पेशल टास्क फोर्स बोला जाता है, STF मिशन के वहां पे नेता रह चुके हैं। उसी की वजह से वहां पे उनको जो सक्सेस मिली, उसकी वजह से फाइनेंशियल टास्क फोर्स का भारत में जो है उसका इनको अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, तो ये आज का आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है, जो आपका क्लियर होना चाहिए बढ़िया बढ़िया तरीके से। ठीक है, बाकी ये आपका जो चीजें हैं ये आपका वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फाइनेंशियल टास्क फोर्स का मतलब ये होता है कि जो वित्तीय हमारे संतुति होती है, जरूरतें होती, इमरजेंसी होती है, वित्तीय इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए, जैसे कि अभी कोविड के टाइम हमको फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ा, जीडीपी हमारा एकदम से डाउन चला गया, तो उस चीज को हमें कवर करने के लिए काफी लोगों की जरूरत थी, जिसके हमारा फाइनेंशियल टास्क फोर्स की नियुक्ति की गई, फाइनेंशियल टास्क फोर्स का गठन किया गया, उसको कॉम्बिनेशन करके बनाया गया। तो इस संस्थान के अब जो हेड होंगे वो आपके होंगे टी राजा कुमार। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तब तक एक अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो ले, बाकी इस वीडियो में आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका PDF आपको वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ना डाउनलोड कर पाए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो टीच मंत्रा 2022 के नाम से ज्वाइन कर ले, वहां भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो ये फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है, थोड़ा तेजी से करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन जब का नेक्स्ट आता है वो आपका आता है फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट। ये क्या है? हिंदी में जो इंग्लिश में लिखना चाहे वो भी यही लिखेंगे सेम, फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट। ठीक है, ये आपका 2022 के लिए हो जाएगा, 2022 की जो जारी की गई है फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट। इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा और इसका मतलब क्या होता है? फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट का जो मतलब हो जाता है, आपकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिख रखा है मैंने, फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड। इससे ये हो जाता है कि किसी भी देश की आजादी का जो वहां पे स्तर है, मतलब इंटरनेट पे आजादी, वहां के वातावरण में आजादी, बोलने की आजादी, न्यूज चैनल्स पे आजादी और पढ़ने लिखने, हर चीज को इंक्लूड करके वहां पे कई मतलब मानक होते हैं
जो कि एक संस्थान है आपका, उस संस्थान का क्या नाम है, एनजीओ फ्रीडम होम, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक एनजीओ है फ्रीडम होम। किसके द्वारा जारी किया जाता है, अगर आपसे ये पूछा जाएगा, द्वारा डायरेक्ट लिख देंगे आप, एनजीओ फ्रीडम होम, जो कि यूनाइटेड से मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संस्थान है, एनजीओ है, प्राइवेट नहीं है, एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोला जाता है, जीओ हो जाता है आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो एनजीओ के अंदर आपका आ जाता है फ्रीडम होम, इनके द्वारा जारी की जाती है ये जो आपकी रिपोर्ट है। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है, इंडिया ने इसमें जो परफॉर्म किया है, इंडिया की रैंकिंग रही है, इंडिया रैंक्ड 49, 49 नंबर पे भारत का स्थान रहा। इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया, टोटल इसमें 195 देशों ने भाग लिया है, जिसमें से भारत की रैंक 49 पे है। तो 49 को हम किस तरीके से बोलेंगे, 49 को बोला जाएगा आंशिक रूप से स्वतंत्र। 49 अगर रैंक आ रही है किसी देश की, या फिर 65 से नीचे आ रही है, तो उसको आंशिक रूप से स्वतंत्र बोला जाएगा। ठीक है, अगर 65 के अब चले जाते हैं हम 85 से, तो पूर्णतः स्वतंत्र बोल दिया जाएगा। इसमें एक मानक और है, 45 से नीचे आ जाएंगे अगर हम, तो उसको स्वतंत्र नहीं घोषित किया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपके कम से कम 65 देश आए हैं जो स्वतंत्र अभी भी नहीं है। ठीक है, ये सारे डाटा आपको याद करने की जरूरत नहीं, इसको याद करें। इंडिया का जो रिलेट कर रहा है यहाँ पे, इंडिया का क्या दे रखे हैं हम, 49 मैंने यहाँ पे लिख रखा, 49 को क्या बोला गया है, आंशिक रूप से स्वतंत्र। ठीक है, इसको नोट कर ले। फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट जो 2022 है, इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है, फ्रीडम होम के द्वारा जारी किया जाता है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक एनजीओ है। ठीक है, इंडिया की रैंक कितनी है, 49। टोटल किसने, कितने देशों ने भाग लिया, 149 देशों ने। इतना आपका डाटा पूरा क्लियर हो गया होगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आते हैं अगले, अगला आपका जो आता है नारी शक्ति पुरस्कार। ये आपका 1 साल 2 साल मतलब 2 साल तक डिले होता आया है कोविड की वजह से, नारी शक्ति पुरस्कार। लेकिन 8 मार्च 2022 को जब महिला दिवस के अवसर पर इन पुरस्कारों की घोषणा की गई, किसके द्वारा की गई, तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है नारी शक्ति पुरस्कार। इसमें आपका 2020 और 2021 दोनों इंक्लूड है। हर साल 14 लोगों को दिया जाता है, लोगों में सिर्फ महिलाएं होती हैं, वुमेन्स होती हैं ओनली। ठीक है, वुमेन्स लिखें। कब दिया गया, कब घोषित किए गए, ये आपके 8 मार्च 2022 को। ठीक है, किसके द्वारा घोषित किए गए, द्वारा दिए गए, मतलब एक पुरस्कार देता है, कोई वरिष्ठ व्यक्ति होता है वो आपका पुरस्कार देता है, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न आपका हो जाता, तो हमारे कौन देते हैं, राष्ट्रपति देते हैं, जो कि इस टाइम कौन है, माननीय रामनाथ कोविंद द्वारा। ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दोनों चीजें ये भी ध्यान रखें कि 2020 या फिर पूछा जाए 2020 2021 दोनों सालों की हम बात कर रहे हैं। 14 लोगों को दे सकते हैं एक बार में, तो वो रहेंगे सिर्फ वुमेन्स, सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे नारी शक्ति पुरस्कार की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कि यहाँ पे 14 लोगों को तो हम नहीं पढ़ेंगे, 14 लोगों को दिया जरूर गया है, 14 महिलाओं को दिया जरूर गया है, हम इसमें उस पर फोकस करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं आपको 2 बताऊंगा, 2 उसमें से पहला आपका होगा 2020 के लिए। 2020 के लिए दिया गया है उत्तर प्रदेश से, हम उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स को फॉलो कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश से किसको दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश से जो 2020 का है नारी शक्ति पुरस्कार, वो आरती राणा को दिया गया है, आरती राणा। ठीक है, किस वजह से दिया गया है, आदिवासी महिलाओं के उत्थान के लिए। ठीक है, आदिवासी महिला उत्थान के लिए।
क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर सेकेंड बात कर लेते हैं 2021 का। 2021 का ये भी उत्तर प्रदेश, ये रहने वाली है खीरी, लखीमपुर खीरी आपको बोल दिया जाता है, खीरी बोला जाता है, खीरी डिस्ट्रिक्ट जो आपका है वहां का बोल सकते हैं। इसके बाद नीरजा माधव आपकी हैं अगली, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं, नीरजा माधव। इनका डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड नहीं है उसमें, आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उसका लेकिन मतलब नहीं इस तरह जानकारी थी। मेन आपको पता ये दोनों लोगों के नाम होने चाहिए, दोनों महिलाओं के नाम पता होने चाहिए और किस क्षेत्र में इनको दिया गया इससे पता होना चाहिए। तो नीरजा माधव को दिया गया हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य में किस चीज के लिए? हाशिए पर पहुंच रही लोकल भाषाओं को पृष्ठभूमि पर लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए उनको ये नारी शक्ति का पुरस्कार 2021 वाला दिया गया है। 2021 वाला तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन पुरस्कार की घोषणा 2022 में हो रही है महिला दिवस के अवसर पर, ठीक है। सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, एक बार मैं और बता देता हूं। नारी शक्ति पुरस्कार 2022 जो आपके हैं, जो 2 बार लगातार मतलब डिले होते आए, 14 महिलाओं को दिया जा सकता है, सिर्फ 14 महिलाओं को, इसमें पुरुष शामिल नहीं होते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 8 मार्च 2022 को दिए गए माननीय रामनाथ कोविंद जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा। 2020 में उत्तर प्रदेश की आरती राणा को आदिवासी महिला उत्थान के लिए दिया गया। 2021 में उत्तर प्रदेश की नीरजा माधव को हिंदी साहित्य में हाशिए पर जा रही भाषाओं को मुख्य धारा में लाने की वजह से ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। ये चीज अब आपकी क्लियर हो गई होगी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है परम गंगा। परम गंगा क्या है? परम गंगा आपका एक सुपर कंप्यूटर है जिसको अब कार्यान्वयन के लिए, मतलब कार्य में लेने के लिए चालू कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है, मतलब अब वो कार्य कर सकता है, लॉन्च कर दिया गया बोल सकते हैं, ठीक है। कार्यान्वयन के लिए अब लॉन्च कर दिया गया है। तो यहां पे हम लिखेंगे परम गंगा, परम गंगा। तो ये आपका है एक सुपर कंप्यूटर, भारत का सुपर कंप्यूटर। किसके द्वारा इसका काम पूरा किया गया है? तो सीडैक आपका है एक, सीडैक एक संस्थान है आपका, कंप्यूटर जो बोला जाता है, डाटा एनालिसिस कंप्यूटर के बाद बोला जाता है, डाटा एनालिसिस कंप्यूटर ये होते हैं। सुपर कंप्यूटर का यूज यही होता है, जैसे आपका वेदर हो गया, मौसम से लेकर रिलेटेड हो गया चीजें, जैसा आपका फिजिक्स में आपके अनुसार बताते होंगे आपको वेदर से रिलेटेड चीजें हैं, केमिस्ट्री में भी सर ने आपको बताई होगी काफी चीजें, जैसे सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। बाकी निखिल सर आपको कंप्यूटर क्लास में कंप्यूटर्स के बारे में बता ही रहे होंगे, तो आपको पता होगा सुपर कंप्यूटर का यूजेस क्या क्या होता है। इसके बारे में मैं तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं समझा सकता हूँ, निखिल सर से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो परम गंगा जो आपका कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, इसको सीडैक कंप्यूटर डाटा एनालिसिस कंप्यूटर जो बोला जाता है संस्थान है, इसके द्वारा स्थापित किया गया है, स्थापित आईआईटी रुड़की में। कहां पे? आईआईटी रुड़की, ठीक है, आईआईटी रुड़की में इसको स्थापित किया गया है। इसकी जो क्षमता की बात करें हम, इसकी जो क्षमता है, क्षमता पावर, क्योंकि हर चीज की पावर होती है ना, जैसे फोर्स हो जाता है आपका, उसकी यूनिट बोल देते हैं न्यूटन हो जाता है, ठीक है। तो उसकी क्षमता मतलब न्यूटन बोल देते हैं, फोर्स का इसमें न्यूटन बोल देते हैं। आपका बाकी भी चीजों का है, केजी वगैरह बोलते हैं ना, यूनिट्स आपकी होती है। तो कंप्यूटर की भी पावर होती है, जैसे आपका 1 टेराबाइट हो जाता है, 1 GB 1 MB, मतलब इस फोन की कितनी पावर है, कितनी कैपेसिटी, ये कितने जीबी तक डाटा स्टोर कर सकता है। तो 62 GB तक, 128 GB तक, अब तो 256 GB तक, 512 GB तक आते हैं, ठीक है। तो क्षमता का मतलब आपका यही हो जाता है। क्षमता इसकी कितनी है? 1.66 पेटाफ्लॉप्स। ये वर्ड आपका कीवर्ड हो जाएगा यहाँ पे। पेटाफ्लॉप्स का मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग लोअर ऑफ एनालिसिस फॉर कंप्यूटर्स का जो डाटा का एनालिसिस होता है पर उसमें किया जाता है, तो उसकी वजह से इसको पेटाफ्लॉप्स बोला जाता है। मतलब जो यूनिट होती है सुपर कंप्यूटर की डाटा एनालिसिस करने की, उसकी यूनिट को फ्लॉप्स बोला जाता है। यहाँ पे ये चीज है। तो इसकी जो क्षमता है आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, इसलिए मैंने इस चीज को इंक्लूड किया है। 1.66 पेटाफ्लॉप्स। ये फ्लॉप्स आपका बहुत ज्यादा होता है, मतलब 1 क्वाड्रिलियन तक बोल सकते हैं हम इनको, मिलियन ट्रिलियन के बहुत आगे तक क्वाड्रिलियन तक बोल सकते हैं।
1 क्वाड्रिलियन तक बोला जाता है इसको, ठीक है। तो उसके अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है। फ्लॉप्स आप अगर सर्च करना चाहें तो उसका फुल फॉर्म सर्च कर सकते हैं। बाकी फ्लॉप्स आपको पता होना चाहिए, सुपर कंप्यूटर की जो यूनिट होती है वो फ्लॉप्स होती है, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ सुपर कंप्यूटर क्या हो जाता है, फ्लॉप्स हो जाता है, फ्लॉप्स बोला जाता है, ठीक है। बाकी एनएसएम इलेक्ट्रॉनिक्स के और सूचना मंत्रालय, ये मतलब साझेदारी किन 2 संस्थानों की है, तो आपका मिटी हो जाएगा, प्लस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट है जो इंडिया का, इन दोनों संस्थानों ने मिलके इसकी स्थापना करवाई है, इसकी स्थापना की है, ठीक है। मिटी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसको मिटी बोला जाता है, ठीक है। एनएसएम, एनएसएम बोल दिया जाता है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन जो आता है वो आता है झरोखा। ये क्या है, काफी अच्छा नाम लग रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बाकी वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर बेस्ट स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू एनी एग्जाम। सो अगला आपका क्वेश्चन जो आ जाता है वो है आपका झरोखा, झरोखा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, झरोखा आपका हो जाता है, इसको जारी किया है संस्कृति मंत्रालय ने। ये कार्यक्रम है संस्कृति मंत्रालय का, मतलब कल्चरल मिनिस्ट्री जो हमारी है, इसके मंत्री कौन है, तो लिख लें तुरंत, जी किशन रेड्डी, ठीक है। जो हमारा संस्कृति मंत्रालय उसके द्वारा झरोखा कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरुआत की गई, आयोजित किया गया है। इसके अंतर्गत हम क्या करना चाह रहे हैं, ये आपका 8 मार्च के दिन लॉन्च किया गया है, लागू किया गया, जारी किया गया 2022 8 मार्च को। झरोखा कार्यक्रम का मतलब ये है कि हाथ से बनी हुई चीजें, हैंडलूम्स हैं आपकी, किसानों द्वारा कोई भी चीज बनाएगी, महिलाओं द्वारा कोई भी हाथ से बनी हुई जो कार्यक्रम चीजें हैं, सांस्कृतिक चीजें हैं, सांस्कृतिक धरोहर है, उनका आयोजन किया जाएगा, उनको मुख्य धारा में लाया जाएगा। सरकार इस चीज पे फोकस कर रही, तभी उन्होंने झरोखा कार्यक्रम को जारी किया है। पहला इसका कार्यक्रम जो मनाया गया वो कहाँ पे, पहला फर्स्ट कहाँ पे आयोजित किया गया है, भोपाल, मतलब एमपी। एमपी के कहाँ पे, किस जगह पे, तो आप बोलेंगे रानी कमलापति, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, यहां पे प्रथम बार ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, ठीक है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, यहाँ पे 8 मार्च को, जो कि महिलाओं को समर्पित है, उस दिन इसको यहाँ पे पहली बार मनाया गया। रानी कमलापति मध्य प्रदेश की एक गोंडा की बहुत ज्यादा वहां पे सांस्कृतिक और बहादुर महिला थी, जिनके नाम पे इस स्टेशन का नाम भी रानी कमलापति स्टेशन है, रेलवे स्टेशन जो कि भोपाल के पास पड़ता है, उनका नाम भी चेंज इसी नेनी के नाम पे किया गया, ठीक है। तो पूरा आपको क्लियर हो गया। अगर जस्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तब तक। अब बात आती है G7। G7 की एक बैठक आयोजित हो रही है। कौन सा देश इसकी मेजबानी करेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के रूप में, यूपीएससी एग्जाम्स में सब जगह। तो G7 की जो बैठक हो रही है, G7 आप लिख सकते हैं, सॉरी G7, ठीक है। इसका मतलब फुल फॉर्म अगर लिखते हैं हम तो क्या लिख देते हैं, ग्रुप ऑफ 7। मतलब इस जो ये ग्रुप है इसके अंदर 7 कंट्रीज आती हैं आपकी। तो G7 की जो आभासी बैठक है, इसको आभासी बैठक बोला जा रहा है, आभासी बैठक, ठीक है। G7 की जो आभासी बैठक है, ये विभिन्न कृषि मंत्रियों के बीच में होने वाली प्रथम बैठक है, जिसको G7 एक अपने वो दे रहा है, टैगलाइन दे रहा है, मतलब अपने अंडर करवाना चाह रहा है। किसकी वजह से, रशिया और यूक्रेन की वजह से जो विवादित चीजें हो रही, उन सब चीजों की वजह से
G7 की बैठक का आयोजन जो किया जा रहा है, आभासी बैठक, इसके अंदर सभी कृषि मुद्दों को सामने लाया जा रहा है, क्लाइमेट चेंज पर भी बात की जाएगी, सभी चीजों की बात की जाएगी। और इसका जो आयोजक देश है वो आपका जर्मनी रहेगा। ठीक है, जर्मनी इंपॉर्टेंट, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यही हो जाता है। G7 की स्थापना कब अगर हम देखें तो स्थापना आपकी इसकी हो जाती है 1975 में। ठीक है, अब G7 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, अगर इस पे हम फोकस करना चाहें तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा, वहां पे लिख जाएगा, इसको इरेज करें, चलो लिखते हैं। तो इसमें आपकी जो है ट्रिक, इसमें आप लिखेंगे जीएफ के साथ जब इटली घूमने जाते हैं, तो जब यहां पे हम ट्रिक लग रहे हैं अपना, जीएफ के साथ जब इटली घूमने जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे हमें यूके और यूएस के लोग भी मिलते हैं। यूके व यूएस, और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से एडजस्ट करें जो आपको याद हो जाए। यूके व यूएस के लोग भी मिलते हैं। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आपको सारे याद हो जाएंगे एक बार में, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं। जीएफ आपका जी से हो जाएगा, मैं यहां पे लिखता जा रहा हूं, ठीक है, वहां मैं टिक लगाऊंगा, यहां पे लिखूंगा। जी का जो मतलब हो जाता है जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, एफ का जो मतलब हो जाएगा, यहाँ पे जीएफ गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, ग्रैंडफादर भी हो सकता है। ठीक है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। एफ यहाँ पे फ्रांस भी हो जाएगा। के से यहाँ पे, के की जगह आप सी भी लिख सकते हैं, जो कि आपको कनाडा को रेफर करेगा। ठीक है, और जे से जब की बात हो रही है, यहाँ पे के से कनाडा कर दिया, इसको आप सी से रेफर करें। जे से यहाँ पे आपका जापान हो जाएगा, जे से आपका जापान हो जाएगा। ठीक है, आई से आपका इटली तो लिख रही है, 1 2 3 4 5, और यूके और यूएस तो लिख ही दिया है। यूके यूनाइटेड किंगडम हो गया। ठीक है, यूएस हो गया आपका यूनाइटेड स्टेट्स, हो गया। इससे अच्छी याद करने की ट्रिक नहीं हो सकती है। जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस, सी से कनाडा, जी से जापान, आई से इटली, यूके से यूनाइटेड स्टेट, यू से यूनाइटेड किंगडम और यूएस से यूनाइटेड स्टेट। इनके जो प्राइम मिनिस्टर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, तो ट्रिक आपकी क्या होगी, जीएफ के से कनाडा के साथ जब जैसे जापान इटली घूमने जाते हैं तो वहां क्या होता है, यूके व यूएस के लोग भी हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये ट्रिक आपकी होगी। तो ये एक्स्ट्रा ट्रिक्स है, ऐसी ट्रिक्स अगर आप और देखना चाह रहे हैं तो वो आपको बताई जाएंगे, और भी अभी बहुत कुछ आना बाकी है, आपको सब चीजें एक साथ इंक्लूड की जाएंगी जब कोर्सेज आएंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है, कुछ कार्यक्रम है जो प्रमुख राज्यों ने जारी किए हैं, तो मैं उनको सारे एक साथ बता दूंगा आपको। ठीक है, 3 से 4 थे, उनको अलग अलग बताने का कोई मतलब नहीं है। तो अगला पहला तो हमारा एक क्वेश्चन अभी बाकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम बोल सकते हैं, वो है जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान। जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान। ठीक है, तो ये अभियान जो है आपका, ये चलाया जा रहा है पर्यावरण का जो आप बोल सकते हैं उसकी तरफ, उनकी तरफ से चलाया जा रहा है। तो इसमें आपके एक दिल्ली की शूटर है महिला, जो एक एनवायरमेंटल रह चुकी है, पर्यावरण भी रह चुकी है, तो आरुषि वर्मा, आरुषि वर्मा। तो ये अभियान जो आपका है ये वर्ल्ड लेवल पे चलाया जा रहा है। ठीक है, इसमें आपके क्लाइमेट चेंज से चीजों के बारे में बात की जा रही है, क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान। तो इस अभियान के अंतर्गत भारत की तरफ से आरुषि वर्मा नेतृत्व करेंगी, भारत का नेतृत्व करता भारत से, भारत का नेतृत्व करेंगी। कब तक करेंगी, 2041 तक।
ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। आरसी वर्मा है कौन? एक ही स्टेट लेवल की निशानेबाज है, स्टेट लेवल लिख सकते हो यहाँ, शूटर निशानेबाज बोल देंगे, जो कि दिल्ली की रहने वाली है। राइटिंग पे ना जाए, बाकी नोट्स तो आपके मिलेंगे, डेली लिख रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। फिर आता है आपके जो अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः आपकी नोट कर लिया होगा आपने। अगला जो आपका आता है वो कुछ योजनाएं हैं। योजनाएं आपकी हो जाती हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो ये पहली योजना आपकी है कौशल्या मातृत्व योजना, ठीक है। इसको किसने जारी किया है, किसके द्वारा इसको लागू किया गया, लॉन्च किया गया? तो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आता है आमा और बाहरी योजना। ये किस स्टेट के द्वारा जारी किया गया है? असम के द्वारा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका एक और आता है जो कि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया, इसका नाम है मातृशक्ति योजना। मातृशक्ति योजना। तीनों आपकी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी, तभी मैंने तीनों एक साथ दिखाया है कि आपको ये रिमेम्बर हो जाए, याद हो जाए। ये हो गया आपका हरियाणा से, ये हो गया असम से, ये हो गया छत्तीसगढ़ से। तीनों के मुख्यमंत्री कौन कौन है, राजधानी कहाँ कहाँ है तीनों की, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपका काम है। बाकी इंपॉर्टेंट है आपकी तीनों, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुपर टेट के लिए तो बहुत ही रामबाण हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है। बाकी और भी कोई स्टेट एग्जाम होगा जरूर पूछा जाएगा, जो कि रेलवे के हो गया, रेलवे एग्जाम हो गया, यूपी पुलिस हो गया, करंट अफेयर का आपका स्टेट लेवल का एग्जाम है या फिर कंट्री लेवल का है, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछ लेगा आपका कि योजना है कौशल्या मातृत्व योजना किसके द्वारा, मातृशक्ति योजना किसके द्वारा, किस मतलब राज्य के द्वारा चलाई जा रही, जारी की जा रही। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यही बनेगा, ठीक है। तो आज की जो करंट अफेयर थे उनको हमने कवर कर लिया है, पढ़ लिया है। बाकी ऐसे ही बेहतर क्लासेस और देखने के लिए हमारे चैनल, हमारे एकेडमी को जरूर ज्वाइन करें, टीच मंत्रा फैमिली को जरूर ज्वाइन करें। बाकी आज आपके लिए 2 सरप्राइजेस हैं वीडियोस। सीटेट के रिजल्ट में जिन बच्चों को सफलता मिली उनकी तरफ से उनके लिए हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आगे आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, क्या है आपका टारगेट, उनको फॉलो करने के लिए हमारे एकेडमी ज्वाइन करें, या फिर आप जहां से भी अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करें, जो मेहनत से आपने सीटेट का रिजल्ट पाया है, ठीक है। जो बच्चे सक्सेसफुल नहीं के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक रिजल्ट आपके डिफाइन नहीं करेगा, बाकी मेहनत करें, आगे बढ़े और अच्छा करने की कोशिश करें। टीच मंत्रा आपके हमारे साथ खड़ा है, सबके साथ खड़ा है, हमेशा खड़ा है। हमारी टीम से कोई भी आपको अगर फीडबैक चाहिए तो तुरंत हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन है, मैसेज करें, हमसे फीडबैक लें, ठीक है। बाकी यूपी टेट का रिजल्ट भी आपका अगले 10 दिनों के अंदर आने वाला है। सारी चीजें क्लियर है। अब आप सुपर टेट वैकेंसीज, केवीसीएल वैकेंसीज, जैसे कल आपका रिजल्ट आज आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा इलेक्शंस का, अगले 1 महीने में इतनी तेजी के साथ चीजें बदलेंगी कि आप खुद अनएक्सपेक्टेड रहेंगे कि इतनी जल्दी चीजें क्यों बदल रही है, क्योंकि सीटेट का नोटिफिकेशन जस्ट 15 दिन बाद आपके सामने आने वाला है, जो सीटेट आपका जुलाई में होगा, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाए, अभी से तैयार हो जाए, वरना जो रिजल्ट आपका आज रहा है वही रिजल्ट फिर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझ जाए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में शाम को, और तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय। आपका दिन अच्छा रहे, शुभ रहे।